हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में आपको केमिकल काइनेटिक यूनिट 4 इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के चैप्टर का शेष हिस्सा लेकर उपस्थित हैं, जिसमें आपने इस श्रृंखला का प्रथम वीडियो में देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का मान क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम उसके आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का मान कैलकुलेट करके दिखाएंगे और उसके आगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसमें आप देखिए आर रिएक्टेंट पी प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसके लिए आप रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो डी आर अपान डी टी इक्वल के आर। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ आप 1 घात लगाएंगे, पावर इसकी 1 लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे ये आर इधर चला आया, डी आर अपान इस प्रकार से हो गया और के डी टी। अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। ये आपका बन जाएगा सम ऑफ डी इसको हम नेचुरल लॉग के रूप में इंटीग्रेट करने के बाद ये नेचुरल लॉग के रूप में आपको मिलेगा इस प्रकार से, और 1 का टी हो जाएगा और इंटीग्रेशन कोफिशिएंट लगा लेंगे। ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब आगे देखें, यदि t इक्वल 0 तो ln ये प्रारंभिक रहेगा और k मल्टीप्लाई 0 प्लस आई। कहने का तात्पर्य I इक्वल ln ये रहा, I का मान इतना। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब I का मान 1 में इंटीग्रेशन कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, तो हमको प्राप्त हो रहा है, यहाँ रख दें ln नेचुरल लॉग के टी प्लस आई ln नेचुरल लॉग। यहाँ आप देखेंगे प्रारंभिक निकला है, प्रारंभिक रिएक्टेंट, तो इसकी मात्रा इतनी हो गई। अब इसको आप पक्षांतर कर लीजिए तो आपको Kt का मान प्राप्त हो जाएगा ln माइनस ln Kt। टी इसके बटे में उठा लाइए तो 1/t और लिखेंगे ln माइनस ln। एक चीज देखें, ये log का माइनस में फार्मूला है, तो आपका बन जाएगा इस प्रकार से ln कैपिटल R बाई
इसका रिएक्टेंट की प्रारंभिक मात्रा। ये रहा हमारा K का मान। इसको और संक्षेप में ले जाएं तो यहाँ 2.303 अपान टी मल्टीप्लाई ln अपान रिएक्टेंट की प्रारंभिक मात्रा ये रही हमारी। अब इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम K का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। ये इस पे आप ln रिएक्टेंट की मात्रा लिखेंगे y एक्सिस पे और x एक्सिस पे टाइम लिखेंगे। तो यदि आप टाइम बढ़ाएंगे तो इसका जो रिएक्टेंट का मात्रा है वो भी बढ़ती जाएगी, अर्थात इसका स्लोप इस प्रकार से प्राप्त होगा पॉजिटिव डिग्री में। ये तो हमारा रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आधार पर रासायनिक बलगतिकी में आप देखेंगे तो जो नाभिकीय अस्थायी नाभिकीय रिएक्शंस होती हैं, रेडियोएक्टिव जो पदार्थ होते हैं, वो सारी चीजें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेस्ड होती हैं। इन्हीं के आधार पर हम उनको कैलकुलेट करते हैं। चाहे वो रेडियोएक्टिव का आप दैनिक जीवन में जो संतुलित उपयोग करते हैं, चाहे असंतुलित उपयोग जैसे परमाणु बम तमाम तरीके के बनाए जाते हैं, उन्हीं सब में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट होती है। आप देखें, हम इसी बेस पर एक सवाल को दिखाते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दी है। आप उसको देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। इसमें लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5। इसको इरेज कर लें। प्रथम कोट की अभिक्रिया N2O5 ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है गैस, और हाफ O2। 318 केल्विन पर टेम्परेचर कितना दिया है आपका, 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता, इसकी सांद्रता जो है, रिएक्टेंट है N2O5, इसकी सांद्रता आप देखेंगे 124 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻² मोल पर लीटर थी, जो 60 मिनट के उपरांत, 60 मिनट के उपरांत, इसको कैपिटल T लिखिए, टाइम को स्मॉल t में दिखाइए, 60 मिनट के उपरांत इसकी सांद्रता जो है हो गई 0.20 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर रह गए। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करना है। टेम्परेचर यही है, इसी केल्विन पर हमें वेग स्थिरांक की गणना करनी है। इसको इरेज कर लें। आप इसमें कुछ नहीं है, जो अभी फार्मूला लिखे थे नेचुरल लॉग से संबंधित रिएक्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, उसी पे सारे मान को रख देंगे। देखें, ln इस प्रकार हमने लिखा था, T2 - T1 टाइम है, और 2.303 इसको हमने इधर लिखा था, अभी उसको कैलकुलेट करेंगे। यह समयांतराल दिया गया है, तो ये आपका बनेगा वेग स्थिरांक के इक्वल 2.303। इस प्रकार हमने लिखा था T2 - T1 log R अपान प्रारंभिक सांद्रता।
और यहाँ पे ये ऐसा रहेगा। अब देखें 2.303 यहाँ दे रहा है T2 माइनस T1 60 मिनट। T2 कितना है 60 से 0 मिनट प्रारंभिक वो टाइम हो जाएगा, या तो आप सीधा लिख दीजिए। उसके बाद लॉग में 1 2 प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी ये देखिए 1 2 4 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर अपान, और ये सांद्रता इतनी है 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। इसको अगर हम कैलकुलेट करके हल करें तो 2.303 अपान 60, और ये डिवीजन करने पे आपका आएगा 60 log 6.2 पर मिनट। अब अगर हम इतने का मान निकालें log 6.2 का, तो मान प्राप्त होता है 2.303 अपान 60 इंटू 0.7924 पर मिनट। ये हमारा लॉग का मान है log 6.2 का। अब इसको अगर हम डिवीजन करके और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0.0304 पर मिनट लगभग। ये रहा इस अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट। इसको इरेज करते हैं और अगला बिंदु देखते हैं है हाफ लाइफ, अर्थात किसी भी अभिक्रिया के जो रिएक्टेंट है उसकी अर्ध आयु कितनी होती है। अर्ध आयु मीन्स आप समझ रहे होंगे कि कोई भी रिएक्टेंट है कितने समय में वो आधा हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, उसी को देखना है। जैसे देखें हम R रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और इसको मान लीजिए T यदि आधा होता है, T हाफ, तो ये रिएक्टेंट जो है अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। अर्थात जैसे 1 मोल था ये 1 मोल रिएक्टेंट, तो आपका कितना मिल रहा है यहाँ आधा मोल रिएक्टेंट मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे अर्धायु का मतलब क्या है। कोई भी प्रोडक्ट जो है कोई भी रिएक्टेंट कितने टाइम में आधा समय लगे, 1 साल 2 साल 4 साल कितना समय लगेगा कि वो अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाए, उसी को हम कहते हैं अर्धायु। देखें जैसे एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए आप अर्धायु कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने देखा था 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने देखा कि जो K का मान है वो इस प्रकार निकला था, अपान T। यहाँ पे हमने ये लिखा था, ये लिखे थे ना, प्रारंभिक मात्रा में जो अंतिम मात्रा थी उसको घटाए थे और T किए थे 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी हमने किया, तो अभी क्या पहले वीडियो में शायद हुआ था, इस वीडियो में तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से देखा है। तो आप पहली वीडियो अगर ना देखे हो तो पहली वीडियो केमिकल काइनेटिक पर है, उसको आप जाके विजन वितराज चैनल पर देख लीजिए, उसके बाद आपको ये बेहतर समझ में आएगा। यहाँ देखेंगे कि यदि आप T हाफ लेते हैं, टाइम आपको आधा हो रहा है, तो जो यहाँ आपका रिएक्टेंट है वो भी आधा हो जा रहा है, प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जा रहा है। इस प्रकार से
ये टी हाफ इधर लगेगा, टाइम आधा हो रहा। उसके बाद अगर इसको हम हल करें तो यहाँ आ जाएगा हमारा देखते हैं इसको 2r में ये घट जाएगा तो एक जो है r आपका बचेगा टी हाफ के का मान। तो ये इसको इधर उठा लाएं, टी हाफ ये आपका इस प्रकार हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ 2 भी रहेगा तो 2k। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम टी हाफ देखें तो इससे भी सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखें यहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख लीजिए। देखिए अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने के का मान कैलकुलेट करके निकाला था 303 अपान टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता रिएक्टेंट की, और जब इस अभिक्रिया स्टार्ट होती है वो टोटल सांद्रता जो है रिएक्टेंट की लास्ट में बचती क्या है उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ करना कुछ नहीं है, टी हाफ हो गया, टाइम आधा हो गया, और तो रिएक्टेंट जो है आपका ये वाला रिएक्टेंट ये भी आपको आधा हो जाएगा। उसके बाद इसी में रख के कैलकुलेट कर दें, के का मान इतना ही रहने दें 303, टी का टी हाफ हो जाएगा, और लॉग यहाँ जो प्रारंभिक सांद्रता है वो तो है ही, और कैपिटल आर की जगह हम रखेंगे प्रारंभिक सांद्रता का आधा, प्रारंभिक सांद्रता का आधा। तो देखें तो आर आर कट गया और 2 ऊपर चला गया, तो ये बन गया आपका टी हाफ लॉग 2। लॉग 2 का मान आप रख दीजिए सारणी से देख के, और इधर टी हाफ उठा लाइए के इधर उठा ले जाइए, 2.303 अपान के। लॉग 2 का मान जो है होता है 0.303। इन दोनों का मल्टी अगर अप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा टी हाफ इक्वल 0.693 अपान के। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है। इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की टी हाफ देखा, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने टी हाफ लिखा था रेट ऑफ रिएक्टेंट अपान 2k हमने लिखा था रेट ऑफ रिएक्टेंट अपान 2k। तो एक चीज ध्यान दें, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ये ध्यान दें कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका टी हाफ रिएक्टेंट से बिलोंग नहीं करता है। रिएक्टेंट आप कुछ भी रखेंगे लेकिन उसकी हाफ लाइफ अर्ध आयु वही आएगी सदैव, क्योंकि ये रेट कांस्टेंट पर डिपेंडेड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। और लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है यदि उसको आप बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अर्थात जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट ले रहे हैं अगर आप उसकी मात्रा डबल ट्रिपल करते जा रहे हैं तो हाफ लाइफ का मान भी बढ़ता जाएगा। तो आइए हम इन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसलिए आप ध्यान से इन सवालों को करिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आइए देखते हैं, इरेज कर लें इसको। किताब आप उठाकर देखिए, पृष्ठ नंबर 112 पे सवाल लिखा गया है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए
वेग स्थिरांक के का मान 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए के का मान दिए हैं 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु टी हाफ की हमें गणना करनी है। तो अभी हमने देखा कि टी हाफ इक्वल क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपान के। तो वेरी सिंपल, आप के का मान उठा के यहाँ रख देंगे जो कि सवाल में आपको दिया गया है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड, और इसको डिवीजन कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 सेकेंड। अर्थात इस अभिक्रिया की अर्धायु 1.26 इंटू 10⁻13 पर सेकेंड होगी। इस सवाल के बाद एक और न्यूमेरिकल दिया है जो कि इस प्रकार से है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु टी हाफ का 10 गुना होता है। आप यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं दोनों रिएक्शन में, क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। देखें, हम इसमें लिखे हैं कि जो रिएक्टेंट है 99.9% आपका अभिक्रिया पूर्ण होने पर रिएक्टेंट बचता है। प्रारंभिक सांद्रता जो है रिएक्टेंट की उसकी अपेक्षा ये रहा, और जो हमने इसके लिए गुणक देखा था रेट कांस्टेंट का इस प्रकार था लॉग प्रारंभिक सांद्रता रिएक्टेंट की अपान सांद्रता। यहां उठा के आप मान रख दीजिए हर चीज का लॉग। ये तो प्रारंभिक सांद्रता है तो प्रारंभिक ही रहेगी, लेकिन इसकी जगह आप इतना रखेंगे। उसके बाद देखें, इसको हल करने के लिए हम देखेंगे 2.303 अपान टी लॉग ये आर, इससे ये सिंगल आर है, इसमें से इतना घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये टोटल बचेगा 10⁻3, आर आर कट जाएगा। 10⁻3 को अगर आप 3 सामने उठा लाएंगे तो 2.303 इंटू 3 अपान टी लॉग 10 का मान आपको पता है 1 होता है। तो हमारा जो टी हाफ बनेगा वो इस प्रकार बनेगा टी हाफ। ये टी हाफ है, देखते जाएं यहां से अगर हम लिखते जाएं टी हाफ, ये टी हाफ इधर आ गया और के जो इधर था उसको हम उधर उठा ले गए अपान के। लॉग 10 का मान 1 होता है, आप पहले से ही जानते हैं। अब आगे इसको कैलकुलेट करें तो हो जाएगा टी अपान टी हाफ इक्वल 6.909 अपान के इंटू के अपान 6.909। ये टोटल कट गया तो हमारा इक्वल बचेगा जाके टी हाफ, इसका 10 गुना है ना, तो 10 कितना आएगा आपका 10, दोनों का अनुपात। यही आपको प्रूव करना था कि 10 गुना होगा या नहीं। तो ये रहा हमारा सवाल, क्लियर हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अब अगला बिंदु हमारा बनता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, या आप कहिए स्यूडो रिएक्शन। स्यूडो रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं छद्म अभिक्रिया।
छदम मतलब होता है छल। छदम मतलब होता है छल। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हम, इसको इरेज कर लें, स्यूडो रिएक्शन। स्यूडो रिएक्शन होती क्या चीज है, आप इसको समझने के लिए नाम से ही चल रहा है, पता चल रहा है कि छल अभिक्रिया मतलब देखने में कुछ होता है और होता सचमुच कुछ है। वही देखते हैं, जैसे हम एक रिएक्शन द्वारा इस बात को समझते हैं। ये जल के साथ अभिक्रिया हो रही है और आपका बन रहा है एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को देखने से हमें क्या पता चल रहा है, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, कंप्लीमेंट्री एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, कंप्लीमेंट्री रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ दो प्रोडक्ट हैं, आप ऐसे ही कहेंगे सिंपली। तो देखें, इसका पहले हम रेट कांस्टेंट अगर निकालें तो इस प्रकार निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ और उसके बाद ये एक चीज ध्यान दीजिए, अगर इसको आप इधर उठा लाइए तो ये इस प्रकार लिख उठेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर को उधर कर दिए, उधर को इधर, ये हमारा बन गया। लेकिन आप देखिए अभिक्रिया में वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं बहुत कम भाग ले रहे हैं और प्रोडक्ट के रूप में इनका क्षय बहुत कम हो रहा है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि इसको आप टोटल को के कैपिटल के मान लीजिए, ये है रेट कांस्टेंट ही, लेकिन आप इसको कैपिटल मान लेते हैं दोनों को मिला के, क्योंकि वाटर का क्षय बहुत कम हो रहा है। तो इस प्रकार जो हमारा बन जाता है, ये रेट कांस्टेंट रहा और ये रेट रहा अभिक्रिया का। तो देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन है। देखने में तो लग रही है कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है, बड़ी रिएक्शन है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ पा रहे हैं आप? तो इसमें देखिए, क्या आप इसको और अगर डिटेल में जाएं तो सपोज दैट t बराबर 0 पर इसकी मात्रा 100 है और यहाँ जो है बहुत कम क्षय हो रहा है 0.1 में, और अगर t का टाइम अगर बढ़ा रहे हैं, आप कोई भी टाइम ले रहे हैं t टाइम पर, ये 99.9% हो रहा है और जाके इधर क्षय हो रहा है, तो भाई थोड़ा सा कम हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार ये स्यूडो रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल हुआ। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो और अच्छे से समझेंगे आप। C12H22O11, C12H22O11 ये जल के साथ रिएक्शन करके एक हाइड्रोजन आयन की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है एक हाइड्रोजन के साथ। अब इसमें भी देखें तो इसका रेट कांस्टेंट जो है हमें इस प्रकार मिलेगा, यहाँ H2O और K डैश को हम कैपिटल के मान लेते हैं और जो है आपका सुक्रोज का सूत्र है उसको लिख लेते हैं। ये हमारा रेट रहा इस अभिक्रिया के लिए। तो इसमें भी देखें
ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कैलकुलेट करने के बाद, लेकिन दिख रही है हमको कंप्लीमेंट्री रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो रिएक्शन। उसके बाद हम इस पर आधारित कुछ लेने के लिए स्यूडो रिएक्शन हम एक उदाहरण देख लें जो आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपकी बुक में दिया भी गया है। हम अपनी बुक से देख लेते हैं। आप देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा गया है मेथिल एसीटेट के जलीय विलयन में जल अपघटन का अध्ययन सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा मुक्त एसिटिक अम्ल के अनुमान द्वारा किया गया। विभिन्न समय अंतरालों पर एस्टर की सांद्रता निम्नलिखित है। एक सारणी दिया गया है, उसको आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। यह दर्शाइए कि अभिक्रिया छदम प्रथम कोड की है क्योंकि अभिक्रिया होते समय जल की सांद्रता 55 मोल पर लीटर रहती है। इस समीकरण के रेट कांस्टेंट का मान क्या होगा? वेग दिया गया है आपका, देखते हैं। इसमें दिया गया है रेट आपका K' CH3 COO CH3 H2O कंसंट्रेशन है, ये ब्रैकेट से दर्शाया जा रहा है। हम जानते हैं प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए K 2.303/T log और यहाँ रिएक्टेंट की और प्रारंभिक सांद्रता, यहाँ टोटल सांद्रता रखते हैं। अब एक चीज ध्यान दें कि कैपिटल के इक्वल K' ये होता है। यहाँ हमने शॉर्ट में इसको मिला के शॉर्ट में कैपिटल K किया है। अब जो आंकड़ा दिया है आपको सारणी में दिख रहा है, उसको हम इस प्रकार सारणीबद्ध कर लेते हैं। इसमें देखें तो टाइम जो है मिनट में है, कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो आपकी कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में है, और के रेट कांस्टेंट पर मिनट में है। जीरो टाइम जब था तो सवाल में दिया है इसकी सांद्रता मोल पर लीटर इतनी थी और रेट कांस्टेंट का मान कुछ नहीं था। उसके बाद जब 30 मिनट बीता तो सांद्रता बदली और इतनी हो गई। फिर इसका मान 2.004 × 10⁻³ फिर ये 60 गया तो हो गया 0.7538। उसके बाद ये 0.002 × 10⁻³ उसके बाद देखेंगे 90 है, 0.7096 2.005 × 10⁻³ कहने का तात्पर्य टाइम जो हम चेंज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन के साथ साथ रेट कांस्टेंट भी सबका चेंज हो रहा है, अलग अलग देखने को मिल रहा है। अब हम देखें लास्ट में जो है कैपिटल के का मान अर्थात K' हमें मिल रहा है ये वाला 2.004 × 10⁻³ अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें 30 मिनट पे आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा ही गया है। अब देखें आगे कि K' का यहाँ मान रख दीजिए, क्योंकि आपको देखिए सवाल में दिया है जल की सांद्रता 55 पर मोल स्थिर है, जल की सांद्रता 55 पर मोल स्थिर है, तो यहाँ 55 मोल पर लीटर और इसका मान 2.004 × 10⁻³ इसको अगर हल करेंगे ये उधर जाएगा भाग के रूप में, तो मिलेगा 3.64 भाग करने के बाद इंटू 10⁻⁵ मोल पर मोल लीटर पर मिनट।
ये हमारा आया प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट का मान। तो अगला क्वेश्चन दिया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 × 10⁻³ पर सेकेंड है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। आपको स्क्रीन पर सवाल दिख भी रहा होगा। देखते हैं क्या क्या दिया है। वेग स्थिरांक दिया है 1.15 × 10⁻³ पर सेकेंड, और प्रारंभिक मात्रा जो है कंसंट्रेशन 5 ग्राम और घटकर 3 ग्राम हो जा रही है। होने में कितना समय लगेगा, हमको टी प्राप्त करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। हमने किया है 2.303 कैलकुलेट करके। अभी इसके पहले हमने देखा था कि अर्धायु और वेग स्थिरांक में संबंध, उसी फार्मूले से हम इसको लगाएंगे। ये इस प्रकार रहा। अब देखिए टी आपको निकालना है तो टी आप इधर उठा लाइए और यहाँ मान रख दीजिए हर चीज जो चीजें आपको दी गई हैं। के इक्वल नहीं इंटू है लॉग, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो माइनस लॉग, क्योंकि बटे में है 2.303। के का मान यहाँ से उठा के आप रख लेंगे 1.15 × 10⁻³ लॉग, इसका मान है 5। इसको देखें माइनस log 3, log 5 माइनस log 3, 2.303 अपॉन 1.15 × 10⁻³ log 5 का मान जो है होता है 0.6981 माइनस 0.4771। अब इसको टोटल हल करेंगे तो जाके आपका बनेगा 0.444 × 10⁻³ सेकेंड, और ये पॉइंट अगर उधर ले जाएंगे तो आप समझ रहे हैं यहाँ 3 घात माइनस में चढ़ेगा, ये 0 हो जाएगा, टोटल आ जाएगा इतना सेकेंड। कहने का तात्पर्य है कि जो भी आपने यहाँ प्रथम कोट अभिक्रिया में मैटर लिया था उसको 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में 444 सेकेंड लगेंगे। बहुत इसको इरेज करके एक और न्यूमेरिकल दिया है, उसको देख लेते हैं। छोटा से है तब आगे बढ़ें। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। यह है SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ देखिए सवाल में टी हाफ पहले ही दे दिए हैं 60 मिनट। 60 मिनट, मिनट को सेकंड आप चेंज करेंगे तो 60 से गुणा हो जाएगा। और दिए हैं प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में यदि अभिक्रिया के प्रथम कोट की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आपको के निकालना है। तो हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, के इक्वल टी हाफ के इक्वल 0.630 अपान टी हाफ, यही होता है। आप देखिए टी हाफ इधर ले लेंगे या आप यहीं रहने दीजिए, के का मान ही आपको प्राप्त करना है। 0.630 यहाँ 9 है अपान टी हाफ 3600
रख दीजिए, सेकंड में है। और ये आपका टोटल जाके मिलेगा 0.001925 सेकंड। अगर इसको हम पीछे ले जाएं 1 2 3 तो 1.925 इंटू 10⁻³ सेकंड। ये रहा हमारा वेग स्थिरांक। तेज करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन का वेग जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट। या हिंदी में कहें अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। एक चीज ध्यान दीजिए, इसका हेडिंग का तात्पर्य है कि किसी भी रिएक्शन का यदि टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो उसका वेग बढ़ेगा या घटेगा, अर्थात उसके रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट बनाने की दर है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो यहाँ हम रिएक्शन की संभवता बात ना करके वेग मतलब अभिक्रिया के वेग की बात ना करके वेग कांस्टेंट मतलब रेट कांस्टेंट के सापेक्ष देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे के घटता है या बढ़ता है। तो आप ऐसे समझिए, यदि किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जितना भी है, जैसे मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस पे जो भी है, अगर आप 210 टेम्परेचर कर दिए तो उसका रेट कांस्टेंट जस्ट डबल हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया वेग दर जो है जस्ट डबल हो जाएगी। मात्र 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर डबल हो जाएगी। इसको डिसाइड करने के लिए आर्हेनियस महोदय ने अपना एक समीकरण दिया था। उसी बेस पर हम कुछ कैलकुलेशन करके इस बात को डिसाइड कर लेते हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर पर बढ़ा अभिक्रिया का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं आप तो उसका रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज होगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ये निर्धारित है। और ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि यदि किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया जाए, डायरेक्टली पूछते हैं 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका रेट कांस्टेंट कितना होगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो इसके लिए एक समीकरण है, वो देखिए आर्हेनियस समीकरण उसको बोलते हैं, K इक्वल A E के पावर माइनस EA अपान RT। ये देखिए बहुत सिंपल सी इक्वेशन है और इसमें सारे अगर माप जो दिए हैं इनका मान जान लें, ये होती क्या चीज है, इनका नाम क्या है, तो ये इक्वेशन बहुत ही इजी है। ये आप जान ही रहे हैं, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। ए क्या है, ये हमारा आप ऐसे समझिए आर्हेनियस कांस्टेंट है, इसका अपना निर्धारित मान होता है। ई जो है, ई को हम आगे चर्चा करेंगे, ये एक ऐसे नियतांक मान लिया गया है ई के बेस लगा के। और ई ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, यस कमिंग, एक्टिवेशन एनर्जी है। और आर जो है, आर आपको पता है गैस कांस्टेंट है। और कैपिटल टी जो है हमारा टेम्परेचर है, कैपिटल टी टेम्परेचर है।
तो ये रहा इसमें नियतांकों का मान सारी चीजों का। अब एक चीज देख लें कि इसके आगे बढ़े, इसी बेस पर कुछ निर्धारण आर्रेनियस ने किया था। उन्होंने अपना जो भी देखा था कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर किसी रिएक्शन का आप बढ़ाते हैं तो उसका रेट कांस्टेंट जस्ट जो है डबल हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये आती है जिसमें इन्हीं हम एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे अभी। आप देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। आप ऐसा समझिए एक्टिवेशन एनर्जी कि कोई भी रिएक्शन एक निश्चित एनर्जी पर होती है, निश्चित टेम्परेचर पर होती है, निश्चित प्रेशर पर होती है। क्योंकि आप जैसे कोई रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर पे हो रही है, आप उसको रूम टेम्परेचर की बजाय 0 डिग्री टेम्परेचर पे कर देंगे तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। तो उसी रिएक्शन मतलब कोई भी रिएक्शन के होने के लिए आवश्यक एनर्जी जो उसके मॉलिक्यूल्स को आपस में एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के लिए मजबूर करती है, वही एनर्जी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। उसी को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जैसे सपोज दैट आप ले लीजिए क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म रूम टेम्परेचर पर या आप समझिए 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम उसको बोतल के अंदर बंद करके रखते हैं तो रिएक्शन नहीं करती है। लेकिन यदि आप रूम टेम्परेचर पर या धूप में उसी क्लोरोफार्म को खोल दीजिए, उसकी शीशी ओपन कर दीजिए, तो एक टेम्परेचर पाएगी सूरज की किरण से और फास्जीन जैसी विषैली गैस का निर्माण करती है। तो जो भी एनर्जी आवश्यक थी उसके लिए रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि बोतल में थी तब तो फास्जीन गैस नहीं बना रही थी, लेकिन बोतल हमने ज्यों ही ओपन किया और सूर्य की एनर्जी के संपर्क में आई, टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर जब उसका बढ़ा तो क्या बनने लगा? फास्जीन जैसी विषैली गैस बनने लगी। तो वही एनर्जी, तो आप ऐसे कहिए वह एनर्जी जिस कारण किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने में एनर्जी प्राप्त करता है, एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स है एनर्जी प्राप्त करता है, वही एनर्जी क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी के बाद एक चीज हम और इसी समीकरण में देखते चलें कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेग स्थिरांक का मान कैसे बढ़ेगा। देखिए आगे यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इस समीकरण में आप ध्यान देंगे टेम्परेचर बढ़ाने से इसका मान जो है बहुत ही कम आएगा, क्योंकि ये T बटे में है और T जितना बढ़ेगा भागफल आपका उतना ही कम आएगा। जब कम आ रहा है वो भी माइनस में आ रहा है, कम आ रहा है वो भी माइनस में आ रहा है। तो जो आंसर आपको आ रहा है मूलतः ये बहुत अधिक मान आएगा। अधिक मान आने का तात्पर्य है K का मान अधिक होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेग स्थिरांक का मान बढ़ रहा है, रेट कांस्टेंट का। अब एक्टिवेशन एनर्जी पे हम देख रहे थे कि इसको और थोड़ा विस्तार पूर्वक समझें तो इस प्रकार देखें कि जैसे हाइड्रोजन से और आयोडीन से मिलके क्या बना? आपका हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आप समझिए। क्या ऐसे ही बन गया? रिएक्शन हुई है तो आपस में क्या हुआ होगा यहाँ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड हुए होंगे, बने होंगे, H2 है। और आयोडीन में आयोडीन और आयोडीन के दो एटम्स के बीच बॉन्ड बने होंगे। फिर उसके बाद जाके हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड बना होगा। तो ये इस प्रकार तो रिएक्शन हुई होगी। लेकिन अब इसके बाद क्या हम देखें, क्या डायरेक्टली ऐसे बन गया? नहीं, एक स्टेप और हुआ होगा संभवतः। जैसे देखें कि उसके बाद इसमें हुआ होगा कि हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडीन
अभी तो आप देख रहे थे इसमें सीधा सीधा बॉन्ड था, है ना। अब जब आप एनर्जी दिए होंगे इस रिएक्शन को, एक निश्चित एनर्जी आप दिए होंगे, तो ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट किए होंगे और इससे संबंधित जुड़ना स्टार्ट कर दिए होंगे बगल वाले आयोडीन से। आप ऐसे देखिए, इस प्रकार से नया बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ होगा इस प्रकार से। तो ये बॉन्ड जब बनने लगा तो आपका क्या बन रहा है, देख रहे हैं। आगे स्टेप में जाके ये बना लेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, और बीच वाले बॉन्ड पूरी तरह से टूट गए। तो ये बन गया 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो इस प्रकार से तो रिएक्शन के अंदर हुआ होगा। अब इसी को और स्पष्ट करते हैं अगर ग्राफ द्वारा आप, तो ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। जैसे सक्रियण ऊर्जा को ही हम बता रहे हैं कि रिएक्शन के अंदर क्या होता है, उसके बाद आप ग्राफ में समझिए। यहाँ आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ लिखेंगे आप प्रोडक्ट, पोटेंशियल एनर्जी और प्रोडक्ट। तो देखिए, यदि कोई मान लीजिए मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन और आयोडीन, तो इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कोई भी पदार्थ है या कोई भी वस्तु है तो उसकी साइज के कारण या उसके मास के कारण, जो उसका वेट है उसके कारण जो उसमें एनर्जी होती है, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब हम पोटेंशियल एनर्जी, जब रिएक्टेंट नहीं है तो रिएक्टेंट सिंपल है, मतलब रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार यहाँ इतना होगा। लेकिन जो ही आप एनर्जी देंगे तो इसका बॉन्ड जो यहाँ है ये बना था, ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होगा, इस अवस्था में आएगा। टूटना स्टार्ट होगा तो इस प्रकार से आपका ग्राफ जाएगा, इस प्रकार से ग्राफ जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये वाला जो बॉन्ड है ये पूरी तरह से टूट जाएगा। अभी तो टूटना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पहुंचेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद यहाँ तक आया, फिर अब यहाँ जब टूट गया बॉन्ड तो नीचे आने लगा और हमारा जाके प्रोडक्ट बन गया। यहाँ रिएक्टेंट था और जाके प्रोडक्ट बना लिया। अब एक चीज देखें कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से थी, यहाँ से और ट्रांजिशन स्टेट यहाँ तक जो अवस्था बन रही है, इसी को हम EA बोलेंगे, सक्रियण एनर्जी। इसी को हम सक्रियण, क्योंकि रिएक्शन हम एनर्जी देना स्टार्ट किए यहाँ से, लेकिन हमारी प्रोडक्ट बनने की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से, जहाँ ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्टेंट आपका ट्रांजिस्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। यहाँ से आने के बाद तो यही स्पेस EA कहलाता है, अर्थात आपकी एक्टिवेशन एनर्जी इतना ही बनता है। एक चीज और ध्यान दें कि जब इस प्रकार की रिएक्शन होती है, यानी प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट से नीचे जाता है, देख रहे हैं नीचे गया है ना, तो इस प्रकार की रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होती है, अर्थात ऊष्मा क्षेपी, बहुत ही हीट हो जाता है। ऐसी रिएक्शन होते समय जो भी आप पात्र में रिएक्शन कराते हैं या जिस भी एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती हैं। यदि प्रोडक्ट यहीं बनना स्टार्ट हुआ, यहीं कहीं खत्म हो जाता है बीच में, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, अर्थात ऊष्मा शोषी रिएक्शन। तो ये रहा हमारा सक्रियण एनर्जी के लिए ग्राफ। संभवतः हर रिएक्शन में ऐसा ही होता होगा, जैसा कि हमने हाइड्रोजन आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना बताया। इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं कि टेम्परेचर का जो रिएक्शन में मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो कोई नया टॉपिक नहीं है, इसी से संबंधित है कि अभिक्रिया वेग, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जो वेग होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसी पर डिपेंड करेगा। तो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला देखा, अब एक ग्राफ देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। आप ऐसा समझिए कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स
रिएक्शन में एक दूसरे से कोलैप्स हो रहे हैं और नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनको बनने के लिए क्या आपको जो रिएक्टेंट लिए हैं उसमें हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे? क्या सारे मॉलिक्यूल्स जो है ऐड हो जा रहे हैं, ऐड होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, या सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है, नया प्रोडक्ट बन रही है? इस प्रकार से क्या कैसे होता है, इसको देखने के लिए हम देखें कि इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इस पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखा जाए और काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो यहां देखें, जो ये बीच में आ रहा है, कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखा जाए तो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कब ज्यादा है? जब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जहां एक काट रहा है ग्राफ को, इधर आप आएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम मिलेंगे, इधर आप जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम मिलेंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पे जितना ही इधर जाएंगे दाहिनी तरफ, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स, जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स देखा जाए वो ऑल वर्ल्ड में, तो क्या आपको सबसे छोटे मिलते हैं या सबसे बड़े मिलते हैं? मीडियम साइज के लोग मिलते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कहाँ मिल रहे हैं? मीडियम साइज में, सबसे बीच में आ रहा है ना। इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। अब एक चीज और ध्यान दें, इसी प्रकार के ग्राफ में, इसी में हम देखते हैं कि यदि आप इस पॉइंट को सक्रियण ऊर्जा मान लीजिए, ई मान लीजिए, तो इसका तात्पर्य है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सक्रियण ऊर्जा के राइट हैंड में है, उतने ही रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, बाकी इधर वाले रिएक्शन में भाग नहीं ले रहे हैं। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सपोज दैट यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं रिएक्शन का, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो ग्राफ है आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा, वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो सक्रियण ऊर्जा को पार करने वाले, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा का जो हम पॉइंट मान रहे हैं वो वही रहेगा, उसी रिएक्शन के लिए मान रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या, ये देखिए इस प्रकार से बढ़ गई हमारी, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए सक्रियण ऊर्जा के उधर। अर्थात रिएक्शन को जब टेम्परेचर आप दे रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो सक्रियण ऊर्जा के ग्राफ के उधर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के बढ़ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है रिएक्शन में जो प्रोडक्ट निर्माण की दर है वो तेज हो जाएगी, रिएक्शन हमारी और तीव्र गति से होने लगेगी। अर्थात जो हमने रेट कांस्टेंट देखा था उसका मान बढ़ जाएगा पहले की अपेक्षा। तो ये तो रहा आपका वेग अभिक्रिया के लिए काइनेटिक एनर्जी। हम देखते हैं आरेनियस समीकरण का थोड़ा सा विस्तार, जो कि हमने स्टार्ट किया था और यहाँ तक आपको एक एक पॉइंट विस्तार पूर्वक समझाएं। अब आरेनियस समीकरण को विस्तार से समझते हैं। आरेनियस समीकरण अभी हमने लिखा था K इक्वल ए ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी। अब इसका आप लाग ले लीजिए दोनों तरफ का, नेचुरल लाग, तो ए हो जाएगा ln K इक्वल ए जो है ए इंटू में है तो प्लस लगा के आप ln लिख सकते हैं, ln ए
और ई, लॉग ई जब होता है तो log ई का मान क्या आ जाता है, ई ही। log ई को हम व्यक्त नहीं करते हैं, उसको हटा देते हैं पूरी तरह से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ई ए अपान आर टी। तो ये तो रहा हमारा लॉग लेने पर सिंपल सा हो गया। यहाँ जो आपको ई नहीं समझ में आ रहा था, अभी हम जब समीकरण की चर्चा किए थे स्टार्ट में, तो ई आपको नहीं बताए थे, यहाँ पर ई आपका हट गया। तो ये हमारा मिल गया क्या, आर्हेनियस समीकरण का एक बदला रूप। अब एक चीज यहाँ देखिए, यदि आप टेम्परेचर दो प्रकार का ले लीजिए, T1 और T2, या आप उसको जानने के पहले इसी को हम पहले ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये मान लीजिए y हो गया आपका, और ये mx हो गया, ये आपका c हो गया। c क्या है आप जानते ही हैं, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। अब हम देखें, एक ग्राफ बनाएंगे आर्हेनियस समीकरण के लिए। तो इस ग्राफ पे आप क्या दिखा रहे हैं, ln a, और इस ग्राफ पे आप दिखा रहे हैं ln a नहीं है जी, ये आपका है EA बाई RT, और a आपका है सॉरी यहाँ EART यहाँ होगा, EA बाई RT इस पे होगा, और इस पे जो है आप ln K दिखाएंगे। अब देखिए आपका ये जो सीधा सीधा इसका मिलेगा, ये इस प्रकार से मिलेगा, और यही हमारा होगा ln A, और इसका मान नीचे तरफ जाते समय ये आपका बन जाएगा EA बाई RT, ये माइनस में रखिए, अर्थात यहाँ EA और R तो स्थिर कांस्टेंट है। टेम्परेचर जो है आपका, टेम्परेचर घटाना और बढ़ाना है, इसी बेस पे ये आपका आर्हेनियस समीकरण का ग्राफ बनता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यदि हम टेम्परेचर T1 ले लें तो जो आर्हेनियस समीकरण का एक नया रूप बनेगा उसमें देखते हैं, ताकि हम अलग अलग टेम्परेचर लेके अलग अलग सक्रियण ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकें। यहाँ देखिए, अगर हम टेम्परेचर T1 लेंगे तो आपका बनेगा ln K1 इक्वल माइनस EA अपान R T1 प्लस ln A, क्योंकि ये आर्हेनियस कांस्टेंट है, ये भी स्थिर होगा, और सक्रियण ऊर्जा भी किसी भी रिएक्शन के लिए ले रहे हैं तो भी स्थिर होगी। सेम आप क्या बदल रहे हैं, टेम्परेचर बदल रहे हैं। टेम्परेचर अगर चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या, रेट कांस्टेंट भी चेंज हो रहा है। अब इसी प्रकार समीकरण 1 हो गया। अब इसी को अगर टेम्परेचर T2 ले लीजिए तो यहाँ K2 हो जाएगा माइनस EA अपान R T2 माइनस ln A, ये समीकरण 2 आपका बन गया, इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों समीकरणों को आप घटा दीजिए, समीकरण 2 में 1 माइनस करेंगे तो बन जाएगा ln K2 माइनस ln K1 इक्वल माइनस EA अपान R T2 प्लस ln A, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, EA अपान R T1, और ये माइनस हो जाएगा ln A। यहाँ एक चीज देखें कि ये प्लस है और ये माइनस से कट गया, और इन दोनों में EA अपान R कॉमन हो जाएगा, और अंदर आपको बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2, और इसको आप लिख सकते हो ln K2 अपान K1, ln K2 अपान K1। इसी समीकरण को आर्हेनियस समीकरण के दो गैसों के लिए या दो
रिएक्टेंट के लिए हम दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए दो अलग अलग रिएक्टेंट के लिए यूज करते हैं। इस समीकरण के आधार पर आप T1 T2 कैलकुलेट कर सकते हैं, K1 K2 कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आप अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेट कांस्टेंट आर्हेनियस समीकरण के आधार। इस समीकरण को थोड़ा सा और हम सिंपल करें तो ln जो है नेचुरल लॉग, इसको आप हटा लीजिए तो बन जाएगा log बेस 10 में कर देते हैं, इसको log K2 अपान K1 लिख सकते हैं इक्वल EA अपान 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये तो रहा हमारा सिंपल समीकरण आर्हेनियस का। इसके बेस पर वही कैलकुलेशन आप करिएगा। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, उत्प्रेरक का किसी रिएक्शन की वेलोसिटी पर या रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप उसके लिए एक समीकरण छोटा सा देखें ग्राफ के आधार पर। जैसा कि अभी हमने ग्राफ बनाया था, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखते थे और इधर जो है आपने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी पे इस प्रकार से आपका समीकरण मिला था, ग्राफ मिला था, कहने का मतलब ये हमारी सक्रियण एनर्जी हुआ करती थी EA विदाउट कैटलिस्ट, अर्थात बिना उत्प्रेरक के। यदि आप रिएक्शन में कोई उत्प्रेरक मिला देते हैं तो ये जो है सक्रियण एनर्जी आपकी जाके इस प्रकार से ही रिएक्शन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट बनने लगेगा। अर्थात ये डिफरेंस देखिए हो गया आपको। अब सक्रियण एनर्जी इतने की ही जरूरत है, पहले की अपेक्षा इतना जो है कम हो गया, इतना स्पेस। कहने का मतलब कैटलिस्ट आप जब मिलाएंगे किसी रिएक्शन में तो उसके लिए जो सक्रियण ऊर्जा है उसका मान पूरी तरह से घट जाएगा और कम सक्रियण ऊर्जा देकर ही हम रिएक्शन को कंप्लीटली करवा लेंगे। कि कैटलिस्ट ऐड करने पर अभिक्रिया जो भी हो रही है उसके रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है और विदाउट कैटलिस्ट जितनी एक्टिवेशन एनर्जी हमको चाहिए थी उससे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एक चीज और ध्यान दें कि जो गिब्स एनर्जी होती है डेल्टा G और Kc साम्य स्थिरांक अभिक्रिया का, इससे उत्प्रेरक इन पर गिब्स एनर्जी, किसी भी रिएक्शन की गिब्स एनर्जी पर उत्प्रेरक जो है कैटलिस्ट कोई प्रभाव नहीं डालता है। उसमें आप ये जानते हो गिब्स एनर्जी का मान माइनस में होता है। यदि गिब्स एनर्जी का मान माइनस में ना हो, प्लस में हो, तो रिएक्शन होना संभव ही नहीं है। कहने का तात्पर्य है जो आपका उत्प्रेरक है, अभिक्रिया के लिए कैटलिस्ट है, वो गिब्स एनर्जी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। वो जैसे है, जितना है उतना ही रहती है। तो एक निष्कर्ष निकलता है कि अभिक्रिया यदि हो रही है तभी जो है उत्प्रेरक उसके साथ काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो गिब्स एनर्जी को टच ही नहीं कर रहा है। वो माइनस में है, उसका मान तो माइनस में ही रहेगा। अब देखें Kc साम्य स्थिरांक अभिक्रिया का जो है ये भी उत्प्रेरक से अप्रभावित होता है, ये बदलता नहीं है। Kc किसी भी अभिक्रिया का अब उत्प्रेरक की टच से चेंज नहीं होता है। अभिक्रिया का Kc उत्प्रेरक ऐड करने पर जल्दी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन बदलेगा नहीं। जो अभिक्रिया 10 मिनट में साम्य स्थिरांक पर पहुंचती थी, वही अभिक्रिया आप 5 मिनट में पहुंच जाएगी उत्प्रेरक के बाद, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। एक चीज और ध्यान दें कि Kc जो है अभिक्रिया के लिए स्थिर है, तो यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो रही है अभिक्रिया, तो उत्प्रेरक भी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों कार्य करेगा, लेकिन वो Kc को टच नहीं करेगा। तो हमने देखा कि गिब्स एनर्जी और उत्प्रेरक दोनों जो है
स्थिर होते हैं कैटालिस्ट के साथ, ये चेंज नहीं होते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या कोई रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों एनर्जियों को प्राप्त करने के बाद होना संभव है? सवाल उठता है, क्या कोई भी रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और वो काइनेटिक एनर्जी, भाई पास होना भी जरूरी है, काइनेटिक एनर्जी, इन सारी चीजों के मेल जोल से रिएक्ट होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे? तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बॉल पे हमारा चौका छक्का लगे क्रिकेट में, और हर बॉल में बाउंड्री पार जाए, या गोले में आपका वॉलीबॉल जाए, फुटबॉल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो जो भी रिएक्टेंट है आपका, वो हर बार रिएक्ट करके, रिएक्शन में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा ही, ये कोई स्थिर नहीं है। तो अब क्या जरूरी है कि उसको एक और फैक्टर क्या जरूरी है कि जिसके कारण वो रिएक्शन करेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे सक्रियण आवृत्ति। क्या बोलेंगे? सक्रियण आवृत्ति। आप ऐसे ही समझो, जैसे आप सलमान खान और शाहरुख खान की मूवी देखते हो तो उसमें क्या होता है भाई, जब दोनों में प्रेम होता है, हीरो हीरोइन में, क्या हर जगह प्रेम हो जाता है? जब वो होटल पे मिलते हैं या फिर एयरपोर्ट पे जाते समय टकरा जाते हैं, तो उस कंडीशन में कहानी चालू हो जाती है। तो यहाँ जो आप आगे पढ़ेंगे संघट्ट, क्या पढ़ेंगे? संघट्ट। कैटलिस्ट मतलब ये आपको पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के अलावा मॉलिक्यूल का संघट्ट होना जरूरी है। संघट्ट माने टकराना। इसके लिए देखें कि संघट्ट की प्रक्रिया कैसे होती है, मॉलिक्यूल्स में क्या बनते हैं। तो संघट्ट को देखेंगे। संघट्ट सिद्धांत एक है जो कि आर्हेनियस समीकरण से ज्यादा विस्तृत व्याख्या करता है किसी भी रिएक्शन की जैविक प्रक्रिया का। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला, मुख्यतः कोलिजन थ्योरी इस बात पर डिपेंडेंट है कि जो एटॉम्स हैं उनको हम गोले मानते हैं, बड़े बड़े गोले गैस की तरह, और जब तक उनमें टक्कर होगी नहीं तब तक अभिक्रिया उन दोनों के मध्य, यानी दोनों जो है रिएक्ट नहीं होंगे, चाहे उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कुछ भी हो, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो, लेकिन टक्कर होना आपस में जरूरी है। आप यहाँ से चले जाओ अमेरिका तक, किसी से टक्कर न हो तो प्रेम नहीं होगा। इसमें देखिए कोलिजन थ्योरी जो बता रहे हैं, एक मान लीजिए रिएक्शन है A प्लस बी, दो प्रोडक्ट हैं और दो रिएक्टेंट हैं, आपको रिएक्ट करके प्रोडक्ट P बना रहे हैं, प्रोडक्ट P बना रहे हैं। तो इनकी जो इस अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट अगर आप निकाल लेंगे, आपको याद है आर्हेनियस समीकरण इस प्रकार से था, A लिखे थे आप, तो यहाँ Z लिखेंगे, ZAB प्लस E इंटू E के पावर माइनस EA अपान कैपिटल R T। थोड़ा सा इसका विस्तृत रूप हमने यहाँ लिख दिया है। अब आपको जैसे आर्हेनियस समीकरण में देखे थे कि A क्या था, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि Z क्या है। Z जो है संघट्ट आवृत्ति है, एक तरह से एक स्थिर होता है, हर मॉलिक्यूल के, हर प्रकार के मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग स्थिर होता है। संघट्ट आवृत्ति ऐसे कहिए कि प्रति सेकंड अणुओं की गतिज मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के कारण अधिक से अधिक टकराने की दर,
जितने भी मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं उनके टकराने की दर को ही आवृत्ति बोलते हैं, संघट्ट आवृत्ति। इसको जेड ए से प्रदर्शित करेंगे। ए बी का मतलब है ये दोनों के लिए, दोनों की आवृत्तियां अगर सेम होंगी। देखिए कोई भी चीज आपस में टक्कर कब करती है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसियां सेम होती हैं। सपोज दैट हम फिजिक्स में अनुनाद पढ़े होंगे। अनुनाद की परिघटना में हमने देखा कि जब किसी पुल पर हम जा रहे हों तो पुल की अगर आवृत्ति जो होती है, पुल की आवृत्ति जो होती है, हमारी चाल की आवृत्ति की अगर सेम हो जाए, दोनों का सेम हो जाए, तो उनके रेजोनेंस बढ़ जाता है, अर्थात अनुनाद बढ़ जाता है। और इस घटना के कारण पुल का कंपन जो है तेजी से बढ़ जाएगा और पुल टूट जाएगा। इसीलिए सेना पुल पर कदम ताल करके नहीं चलती है। तो सेम बात यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, संघट्ट आवृत्ति, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है, उस बेस पर यही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसियां सेम होनी चाहिए और उनमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जब आपस में टक्कर करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये कंडीशन तभी होगी जब तक उनकी फ्रीक्वेंसियां सेम नहीं होंगी, संघट्ट आवृत्तियां। जब संघट्ट आवृत्तियां सेम हो जाएंगी तो इस प्रकार से न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा। और बाकी आप जान ही रहे हो, ये एक्टिवेशन एनर्जी है आर, और टी जो है, आर गैस कांस्टेंट है और टी जो है टेम्परेचर है। अब इसी का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ऊपर इरेज कर लें। उदाहरण है आपने CH3 और Br ब्रोमीन, हाइड्रॉक्साइड आयन से आपने क्रिया कराया तो इसकी दो कंडीशन बनेगी, लेकिन सही कंडीशन कौन होगी इसको हमें जानना है। ये रिएक्शन कैसे करें। अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं, आपको ये इसको दिखा रहे हैं हम, तो इस प्रकार से अगर आप बनाते हैं CH3 और BrOH आयन, और एक कंडीशन इस प्रकार से बनती है हाइड्रॉक्साइड आयन CH3 Br। तो इसमें इन दोनों में हम देखेंगे संघट्ट सिद्धांत के अनुसार ये वाली कंडीशन नहीं अप्लाई होगी, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। इसको आप क्लियरली और अंदर जब जाएंगे रिएक्शन करने बड़ी कक्षाओं में तो और स्पष्ट रूप से समझाया गया है। कोलिजन थ्योरी के अनुसार ये वाली रिएक्शन पूरी तरह से लागू होगी और इन्हीं से न्यू प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोसेस बताए हैं, इससे क्या बनने वाला है। तो इसमें एक चीज हम ध्यान दें, इसी समीकरण में जो संघट्ट सिद्धांत के अनुसार हमने देखा, उसमें आप एक और फैक्टर ऐड कर देंगे P आगे। इसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। कहने का तात्पर्य है संभावना है कि ये चीजें, प्रोबेबिलिटी का अर्थ है संभावना, आप समझ ही रहे हैं कि संभावना है कि फ्रीक्वेंसी अगर सेम होगी, ZA B दोनों को जो आपके रिएक्टेंट हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर प्रोबेबिलिटी संभावना है कि अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो संघट्ट करेंगे और रिएक्शन पूरी तरह से होगी। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपने संघट्ट सिद्धांत और सक्रियण एनर्जी और रिएक्शन के होने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां लागू होती हैं, इन सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा देखी। इस अध्याय के अंतर्गत कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं आपकी बुक्स में NCERT के, आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे यदि आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा है। तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में
अपनी प्रतिक्रिया दें, उस पर आधारित हम न्यू वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपकी समस्या को हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर और नए सिद्धांत के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।